नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल पे डेली जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराए जाते हैं। इसलिए विग स्टडी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को जुड़िए। और इस चैनल के द्वारा जो एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको करके सफलता प्राप्त कीजिए। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान का भाग 4। आज हम लोग शुरू करेंगे जिसमें 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं डीपीएसपी को आज हम लोग देखेंगे। और डीपीएसपी पे जितने अनुच्छेद हैं उन्हें देखेंगे, और डीपीएसपी के जितने अनुच्छेद देख के फिर हो सकता है अगर टाइम बचे तो क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो अगले दिन हम क्वेश्चन करेंगे डीपीएसपी से संबंधित। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान का भाग 4। संविधान का भाग 4 जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिसे हम डीपीएसपी इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है वो संविधान के भाग 4 में दिया गया है, जो 36 से 51 तक है। तो जो लिया गया हमारे संविधान में और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान जो बन के तैयार हुआ था 1937 में, उसी से हमारा डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व वो स्पेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो होता है राज्य को नैतिक निर्देश देता है ताकि राज्य मूलभूत आदर्शों को प्राप्त कर सके, यानी कि राज्य जो है अपने नागरिकों के लिए कुछ मूलभूत उपाय कर सके जिससे वो समृद्ध और संपन्न राज्य बन सके। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ मतलब ये तत्व जो होते हैं, राज्य के निर्देशक तत्व जो होते हैं, वो राज्य के जो है कि तत्व जो देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य की आदर्शों की घोषणा करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य को सामाजिक आर्थिक और लोकतंत्र की व्याख्या के साथ, मतलब समाज का हर नागरिक संपन्न हो और आर्थिक रूप से संपन्न हो और लोकतंत्र हो राज्य में, की व्याख्या के साथ ही कल्याणकारी राज्य के मतलब वो राज्य ऐसा बनाते हैं जो कल्याणकारी राज्य बन सके, जिसमें सभी का कल्याण यानी भला हो सके। ऐसे ऐसे राज्य को बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं कि क्या क्या उपाय करके राज्य जो है कि अपना राज्य को जो है कि कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। और निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो ये कोई नहीं जाके न्यायालय में कह सकता कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय मतलब लागू नहीं करवा सकता किसी राज्य में। न्यायालय द्वारा दबाव दे के लागू नहीं कर, राज्य का अपना अधिकार है। अगर राज्य उतना संपन्न है तो वो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो अनुच्छेद दिए गए हैं जो जो वो अधिकार अपने राज्य के नागरिकों को देकर उन्हें प्राप्त करा सकता है। लेकिन ये बात नहीं है कि राज्य जो है कि वो अधिकार जो है नागरिकों को दे ही दे, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, उसको देखते हुए राज्य जो है नीति निर्देशक तत्व अपने राज्य में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 36 कहता है कि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, मतलब ये कह रहा है कि अनुच्छेद 36 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व के अनुसार डीपीएसपी के अनुसार राज्य की परिभाषा क्या होगी उसके बारे में अनुच्छेद 36 में बताया गया है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि डीपीएसपी तत्वों को यानी नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा प्रतिनिधि, यही जो कह रहे हैं, न होते हुए भी देश के शासन मूलभूत माना जाएगा तथा विधि बनाने इन सिद्धांतों को लागू करना तथा राज्य का कर्तव्य माने। मतलब ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में तो परिवर्तनीय नहीं है, मतलब चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन राज्य का अपना कर्तव्य है। अनुच्छेद 37 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा तो परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन राज्य का अपना कर्तव्य होगा जो भी कानून बनाए और नीति निर्देशक सिद्धांतों को दायरे में रख के, मतलब नज़र में रख के उसके अनुसार कानून बनाए और अपने राज्य का एक कल्याणकारी राज्य बनाए। अपने राज्य को जो है कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य बनाए, ये राज्य का अपना कर्तव्य है। ये नहीं कि न्यायालय का अगर दबाव नहीं है तो राज्य अपना मनमानी करे। ये अनुच्छेद 37 में बताया गया है। अगला जो है अनुच्छेद 38 कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना, आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसर की असमताओं को समाप्त करना। यानी कि ये कह रहा है कि राज्य का अपना कर्तव्य होगा अनुच्छेद 38 के अनुसार कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण, मतलब समाज में भाईचारा की भावना हो, आर्थिक रूप से कोई कमजोर ना हो, राजनीतिक दृष्टि से सब संपन्न हो, जो भी उन्हें न्याय मिलना चाहिए सबको समान न्याय मिले, इसका अपना कार्य राज्य का होगा। तथा आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों, मतलब सबकी आय और प्रतिष्ठा मानी सम्मानपूर्वक जीवन जिए और अपनी एक बेहतर आय प्राप्त कर सके। इसका जो अनुच्छेद 38 में बताया गया, इसका मतलब है कि राज्य का ये अपना कर्तव्य होगा कि नागरिकों को एक अच्छी सामाजिक और आर्थिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था दे सके और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को दूर कर सके। मतलब कि सब में जो आय की जो है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तथा प्रतिष्ठा मतलब उसका सम्मानपूर्वक जीवन जिए, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानता मतलब उससे जो है कि बेसिक मूलभूत सुविधाएं जो वो मिले। अनुच्छेद 38 के तहत बताया गया है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि इतना करे अपने नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 39 39 कह रहा है कि
पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका के लिए समान पर्याप्त साधन प्राप्त करने का मतलब राज्य का कह रहा है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको समान नागरिकों को सबको समान आजीविका प्राप्त करने मतलब कि पुरुष चाहे स्त्री हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 39 के 1 में कह रहा है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 39 में कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का उचित वितरण एवं स्वामित्व मतलब हर समुदाय में जो भी संसाधन है वहाँ राज्य में वो सब में समान रूप से वितरित हो, मतलब सबको समान रूप से मिले, जो भी सुविधाएं मिले सबको मिले। और तीसरा कह रहा है 39 के तहत धन एवं उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण मतलब जो धन है ये नहीं कि किसी एक के पास ज़्यादा धन हो और सभी गरीब रहें। ये राज्य का कर्तव्य हो कि धन का सब में लगभग प्रयास करेगा कि सब में समान रूप से वितरित हो। और चौथा कह रहा है 39 के तहत स्त्रियों और पुरुष समान कार्य के लिए मतलब ये नहीं कह रहा, अनुच्छेद 39(4) के तहत कह रहा है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि स्त्री हो या पुरुष जो भी कार्य करे उनको समान वेतन मिले, दोनों के वेतनों में विषमताएं ना हो। ये अनुच्छेद 39(4) के तहत कह रहा है। अगला देखते हैं। अगला जो कह रहा है कि पुरुषों और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार की अवस्था का दुरुपयोग न करना, यह सुनिश्चित करना मतलब माने उनके बालकों का जो है किशोरावस्था का दुरुपयोग मतलब उनका अच्छा से जीवन जी सके। जैसे कि मनरेगा में देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, जो बाल बच्चे वाली जो महिलाएं हैं वो कार्य करती हैं, तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को या किसी को रखा जाता है जिससे उनके बच्चों की देखभाल करें और वो निसंदेह निश्चिंतापूर्ण होकर कार्य कर सकें। इसलिए ये अनुच्छेद 39(5) के तहत कह रहा है। अगला देखते हैं। अगला जो अनुच्छेद 39(6) के तहत है, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना और बालकों तथा अल्पवय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। मतलब ये कह रहा है अनुच्छेद 39(6) के तहत ये कह रहा है कि बालकों को स्वतंत्र माने सभी स्वतंत्र हों, किसी का किसी पे दबाव ना हो और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ रहें, मतलब एक अच्छे वातावरण में वो स्वस्थ रहें, जैसे कि एक अच्छे वातावरण में स्वस्थ रहें और विकास के अवसर और सुविधा प्रदान करना मतलब वो विकास के हर एक अवसर को प्राप्त करें तथा बालकों तथा अल्पवयस्क व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा करना। यानी ये कह रहा है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि सबको स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण प्राप्त कराए तथा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे तथा बालक जो हैं तथा अल्पवय व्यक्ति हैं उनका शोषण न हो तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना ये राज्य का कर्तव्य होगा। ये बताया गया है कि किसी भी बालक का जीवन खराब ना हो, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखा जाए और सबको शोषण से मुक्ति दी मिले, मतलब किसी का शोषण ना हो। ये कहा गया कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी का शोषण ना होना चाहिए। राज्य का ये कर्तव्य होगा कि इस बात का ध्यान रखे। अब चलते हैं अगला। अगला जो देखते हैं, अगला जो कह रहा है 39(क) में कह रहा है 39(क) के तहत समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया 39(क), जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था उसके द्वारा 39(क) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता मतलब कि सबको समान अवसर के आधार पर न्याय मिले तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। ये 39(क) में कहा गया है। अब 40 में जो कहा गया है देखते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन करना तथा उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियाँ व प्राधिकार देना। मतलब कि ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको संगठित करना राज्य का कर्तव्य होगा तथा उन्हें स्वायत्त एक स्वतंत्र बॉडी की तरह अपने कार्य को करने की एक शक्ति प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। कि यानी कि ग्राम पंचायतें जो स्वतंत्र होकर किसी के दबाव में न रहकर स्वतंत्र होकर अपने ग्राम का विकास करें। यह अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य होगा कि ग्राम पंचायतों को संगठित करे तथा उन्हें एक स्वतंत्र शासन करने की छूट दे, जिससे कि वो अपने स्वतंत्र शासन से अपने ग्राम का विकास बेहतर से बेहतर कर सकें। ये अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अब देखते हैं अगला। अगला जो है हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 कह रहा है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्ता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। कह रहा है कि कुछ विशेषतः जैसे बुढ़ापा हो, बेरोजगारी हो, बीमारी से कोई ग्रसित हो आदि दशाओं में काम करना, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रभावी प्रावधान करेगा। यानी कि जो बुढ़ापा में जो पेंशन उन्शन दी जाती है, यानी कि 41 कह रहा है कि विशेषकर बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी आदि में व्यक्ति जो अशक्त रहता है, मतलब कोई कार्य नहीं कर सकता, बेरोजगारी की दशा में बेरोजगार है और बुढ़ापा में बीमार है, हाँ, कोई बीमारी उसे हुई है, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज करवाए, बीमारों का इलाज कराए। वृद्धा जो हो गए उन्हें पेंशन की व्यवस्था करे, जो वृद्धा पेंशन जो दी जाती है अनुच्छेद 41 के तहत दी जाती है, जिसमें वृद्धाओं को कुछ कुछ मासिक रूप से कुछ सहायता, आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अनुच्छेद 41 के तहत है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना ये राज्य का कर्तव्य होगा। उनकी शिक्षा जो राज्य का कर्तव्य होगा तथा
तथा ये कह रहा है कि जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना, जो बुढ़ापे में जो बीमारी से ग्रसित हैं, जो इसे देखते हैं कि राज्य जो है जो विभिन्न विभिन्न योजनाएं लाता है स्वास्थ्य से संबंधित, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, जो अलग अलग योजना लाता है, वो राज्य का कर्तव्य होता है कि वो योजनाएं लाकर अपने राज्य में कल्याणकारी राज्य को बना सके, जिसमें किसी को दुखी न रहने दे। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि सबको एक बेहतर जीवन प्राप्त कराए। ये राज्य का कर्तव्य होगा, अनुच्छेद 41 के तहत बताया गया है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद जो है हमारा अनुच्छेद 42 कह रहा है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशाओं तथा प्रसूति सहायता को बंद करना। ये कह रहा है कि कार्य की न्याय संगत और मानवीय दशा, मतलब कि कार्य जो किया जाता है उस वो न्याय संगत मिले, मतलब उन्हें अच्छे से कार्य मिले और उसका अच्छे से पैसा मिले। ये राज्य की व्यवस्था करने का अधिकार होगा और राज्य जो है उन्हें बेहतर से बेहतर कार्य उपलब्ध कराए, जिससे वो कार्य करके अपना जीवन यापन कर सके। और मानवीय दशाओं तथा किसी भी मानव के साथ कोई अमानवीय घटना न हो और सभी मानव को समान समझा जाए। अनुच्छेद 42 के तहत क्या है, तथा प्रसूति सहायता, जैसे कि महिलाओं को जो है कि प्रसूति सहायता दी जाती है कुछ, जैसे कि जो महिलाएं होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको कुछ सहायता राज्य का कर्तव्य होगा दे। जैसे देखते हैं कि गांव में अलग अलग योजनाएं लाते हैं महिलाओं से संबंधित, वो अनुच्छेद 42 के तहत लाया जाता है, जिसमें महिलाओं को विशेष सुविधाएं देते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एम्बुलेंस की सुविधा जो महिलाओं को प्राप्त की गई है अनुच्छेद 42 के तहत की गई, जिसमें उन्हें डिलीवरी के समय जो है कि फ्री में एम्बुलेंस उन्हें स्वास्थ्य अस्पतालों तक पहुँचाती है। ये अनुच्छेद 42 के तहत है। अगला अनुच्छेद जो कह रहा है अनुच्छेद 43 कर्मकारों का निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास करना, मतलब जो कामगार हैं उन्हें जीवन यापन करने के लिए एक बेहतर बेहतर कार्य उपलब्ध कराए, राज्य का कर्तव्य होगा। तथा उन्हें मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों जैसे कि जो बेरोजगार हैं, जो काम कर्मकार हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ राज्य व्यवस्था करे, जैसे कुटीर उद्योग हो गया और कोई योजनाएं हो गई, जैसे कि छोटे छोटे लघु उद्योग जो शुरू किए जाते हैं गाँव में, जिसमें जिससे जुड़कर जो है कि ग्रामीण लोग जो है जो कार्य करने के इच्छुक हैं वो कार्य करके अपना बेहतर जीवन यापन कर सके, अनुच्छेद 43 के तहत कहा गया है। अब अनुच्छेद 43 क में कहा गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान बनाना, यानी कि जो उद्योग हैं, जो उद्योग इंडस्ट्रियल हैं, उनके मैनेजमेंट के लिए कर्मकारों की भागीदारी के लिए उपयुक्त विधान, मतलब राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जो उद्योगों में जो कर्मकार हैं, जो मजदूर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भागीदारी के लिए उनका बेहतरीन, जैसे कि उनका शोषण ना हो, कंपनियों में जो उनका शोषण हो, उसके लिए राज्य जो है एक कानून बनाएगा, जिससे उन्हें बेहतर बेहतर जो है कि एक वेतन मिल सके, उनका एक बेहतर उन्हें एक सिक्योरिटी मिल सके, जिससे वो अच्छे से कार्य कर सकें। ये राज्य का कर्तव्य है। 43(1) के तहत जो 43 क के तहत जो 43 क जोड़ा गया था, वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया है कि मजदूरों को एक बेहतर कानून बना के उन्हें बेहतरीन उद्योगों में लगाया जाए, जिससे उन्हें एक अच्छा कार्य करके अपना जीवन यापन चला सकें। ये नहीं कि किसी ऐसे मतलब ये नहीं कि कोई ऐसी कंपनी है जो मजदूरों का शोषण कर रही है तो राज्य उसको अनदेखा करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है कि वहाँ कानून बना के उस कंपनी पर दबाव डाल के मजदूरों को हक की बात करे। ये अनुच्छेद 43 क के तहत कहा गया है। अनुच्छेद जो है 43 ख जो 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में जो आया था, उसके तहत 43 ख जोड़ा गया, जिसमें कह रहे सहकारी समितियाँ जो बनाई गई हैं, और अनुच्छेद 43 ख के तहत बनाई गई है सहकारी समिति, जो है कि कोई उद्योग है जिसके लिए कुछ सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समिति बनाई जाती है गांव में, वो सहकारी समिति जो बनाई जाती है, जो गांव में कुटीर उद्योग चलते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसमें धन इकट्ठा किया जाता है और उस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वो कुछ ऋण के रूप में, या जो भी मान लें उसके रूप में कुछ आर्थिक मदद की जाती है, जिससे वो कुटीर उद्योग आगे बढ़े और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और लोग जुड़ के उससे अपना जीवन यापन कर सके। ये सहकारी समितियाँ जो बनाई गई थी 43 ख के तहत बनाई गई थी। अगला जो देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 कह रहा है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, यानी कि नागरिकों को एक समान सुविधाएं मिल सके, ये लागू करने का प्रयास जो है राज्य करेगा। अनुच्छेद 44 के तहत क्या है कहा गया है, जो कि नागरिकों को समान नागरिक संहिता, मतलब सभी नागरिकों को एक समान हर सुविधाएं मिल सके, ये अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है। हाँ, जो है कि गोवा पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 का है कि अनुच्छेद 45 कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल देखभाल ये जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा लाया गया था, जिसमें कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल, यानी कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनकी शिक्षा और देखभाल के लिए राज्य जो है कि कोई ऐसा संगठन बनाएगा, जैसे आंगनबाड़ी जो चलता है, आप गाँव में देखें आंगनबाड़ी, जो अनुच्छेद 45 के तहत बनाया गया है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो आंगनबाड़ी में भर्ती करके उनकी देखभाल, उन्हें शिक्षा के लिए एक व्यवस्था की जाती है, जो वो अनुच्छेद 45 के तहत की जाती है। ये अनुच्छेद 45 में है। जो आंगनबाड़ी सहायता जो बनी है वो अनुच्छेद 45 के तहत बनी, जो 6 वर्ष से कम बच्चों को एडमिशन देकर उन्हें उनकी देखभाल की जाती है, वहाँ उन्हें पढ़ाया जाता है, ये आंगनबाड़ी का कार्य है।
अब देखते हैं अगला अगला जो है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो कह रहा है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की समृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। मतलब 46 कह रहा है कि अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि व सामाजिक न्याय सुनिश्चित राज्य करेगा। मतलब SC ST जो है उनसे संबंधित शिक्षा हो गई, SC ST हो गया, अन्य कोई पिछड़ा वर्ग हो गया जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, उसकी शिक्षा और उन्हें एक उनकी शिक्षा और जो है कि उनके अर्थ संबंधी उनके आर्थिक देखभाल, आर्थिक रूप से कुछ मदद करे, राज्य का एक कर्तव्य होगा। और सामाजिक न्याय उन्हें न्याय मिल सके, मतलब समाज में उन्हें समान समझा जाए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनकी शिक्षा और अच्छी व्यवस्था उन्हें राज्य प्रोवाइड करेगा। यह अनुच्छेद 46 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 47 के तहत कहा गया है कि लोगों के पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों एवं हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करना। मतलब ये कह रहा है अनुच्छेद 47 कह रहा है कि लोगों का पोषाहार स्तर, मतलब लोगों का जो है कि खान पीन का स्तर जो है, जीवन स्तर, उसे ऊंचा करना राज्य का कर्तव्य होगा तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य माना जाएगा। लोक स्वास्थ्य मतलब लोगों का जो स्वास्थ्य बेहतर हो, उसके लिए राज्य जो है कुछ व्यवस्थाएं करेगा, कोई योजनाएं लाएगा जिससे उन्हें स्वास्थ्य का कोई दुरुपयोग, मतलब स्वास्थ्य पे कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए राज्य जो है अलग अलग योजनाएं लाकर उनका स्वास्थ्य जो है कि बेहतर करने का प्रयास करेगा तथा मादक पेय पदार्थ जो जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जो है राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 के तहत कहा गया है कि जो नशीले पेय पदार्थ हैं, जैसे दारू हो गया, गुटखा हो गया, अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य का होगा। अनुच्छेद 47 के तहत बताया गया है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे। अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 48 ये कह रहा है कि कृषि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना तथा गाय बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परीक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाना। यानी कि ये कह रहा है कि कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जो संगठन है उनका आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कैसे विकास हो, यह राज्य का कर्तव्य होगा कि उन्हें बताए कि आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कैसे कृषि और पशुपालन किया जाए, यह राज्य का कर्तव्य होगा बताना। तथा गाय बछड़ों अन्य दुधारू जो पशु हैं उनसे संबंधित उनके स्वास्थ्य से संबंधित राज्य अलग अलग कार्य करेगा जिससे दुधारू पशु राज्य में स्वस्थ रहें और अच्छा दूध उपज हो। और यह भी कहा गया है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि उनके वध, यानी कि उनको जो मार दिया जाता है उससे संबंधित कुछ कदम उठाए या कानून बनाए, ये राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 के तहत बताया गया है। अनुच्छेद 48 क के तहत बताया गया है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करना। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण राज्य का कर्तव्य होगा करेगा कि पर्यावरण को संरक्षित करेगा, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए राज्य कदम उठाएगा। तथा वन व अन्य जीव, मतलब वन में जो वन्य जीव रह रहे हैं उनकी भी रक्षा राज्य का कर्तव्य होगा। 48 का के तहत बताया गया कि उनकी रक्षा और पर्यावरण की रक्षा जो है, वन्य जीवों की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा जो है 48 का के तहत राज्य का कर्तव्य होगा करे। 48 का में बताया गया। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद है 49 में कहा गया कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, स्थान है, जैसे कि अलग अलग जगह पे जो स्थल होते हैं, स्मारक होते हैं, जैसे ताजमहल हो गया, अन्य जो लाल किला हो गया, ऐसे संबंधित जो स्मारक होते हैं वो कह रहा है कि अनुच्छेद 49 के तहत कह रहा है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि उनका संरक्षण करे, यानी उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, उनकी तोड़ फोड़ ना हो, इसके लिए राज्य उन्हें संरक्षित करेगा और समय समय पर उन्हें उनका मरम्मत करा के उन्हें बेहतर बना के रखेगा। ये 49 के तहत कहा गया, 49 के तहत। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद जो है हमारा 50। अनुच्छेद 50 कह रहा है कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाना। यानी राज्य की जो लोक सेवाएं हैं उनमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका अलग अलग कार्य न कर एक साथ मिलकर पृथक्करण हेतु राज्य का कदम उठा। मतलब कि ये कह रहा है कि कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक होकर कार्य न करेंगे, एक साथ मिलकर एक साथ मिलकर बेहतर कार्य करे, ये राज्य का कर्तव्य होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण हेतु राज्य द्वारा कदम उठाने, यानी उन्हें अलग करने से बचाना और एक साथ मिलकर राज्य की बेहतरी के लिए कार्य करना। अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है कि यह राज्य का कर्तव्य होगा। अब देखते हैं अगला अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत व सम्मानपूर्ण संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करना। यानी विदेश नीति से संबंधित जो है अनुच्छेद 51 में बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि, मतलब ये नहीं कि देश में उपद्रव करे या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये अनुच्छेद 51 के तहत में ये मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे राज्य का कर्तव्य होगा कि शांति बनाए रखे और कोई विवाद हो तो उसकी मध्यस्थता करके उस विवाद को दूर करे। ये अनुच्छेद 51 के तहत बताया गया कि विदेश नीति हमारी ऐसी हो कि शांति और सुरक्षा बनी रहे हमारी, यह अनुच्छेद 51 के तहत बताया गया। अब देखते हैं अगला, यह अनुच्छेद 51 के तहत बताया गया है कि
विदेश नीति अच्छी हो, शांति बनी रहे, हमारी सुरक्षा हो, कोई विवाद हो तो राज्य मध्यस्थता करके उस विवाद का निपटारा कर दे। ये अनुच्छेद 51 था। इस तरह जो थे वो हमारे थे डीपीएसपी, जो ख़त्म हो गए। डीपीएसपी हम लोग देख लिए, जो भाग 4 में थे। डीपीएसपी को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं कुछ और मेन फैक्ट देखते हैं आगे। आगे जो है कह रहा है कि कौन कौन से किस अनुच्छेद में गांधीवादी के तत्व दिखते हैं, किस में समाजवादी के तत्व दिखते हैं, किस में उदारवादी तत्व दिखते हैं। ये कह रहा है कि देखते हैं किस किस अनुच्छेद में क्या क्या दिखता है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 40 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43 ख है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 48। ये जो अनुच्छेद है इसमें गांधीवादी तत्व दिखते हैं, यानी गांधीवादी जो विचारधारा है उससे संबंधित इसमें बताया गया अनुच्छेद इन अनुच्छेदों में। अगला जो समाजवादी तत्व किस किस अनुच्छेद में मिलते हैं देखते हैं। अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 का है, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 42, 43, 43 का और 47। इन अनुच्छेदों में समाजवादी यानी कि समाज की बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं ये इन अनुच्छेदों में बताया गया, जो समाजवादी व्यवस्था को दिखाते हैं। अगला है उदारवादी तत्व। इसमें अनुच्छेद 44 है, 45 है, 48 है, 48 का है, 49 है, 50 है, 51 है। इसमें उदारवादी मतलब कि इन अनुच्छेदों में जो है उदारवादी व्यवस्था दिखती है। राज्य का कर्तव्य जो है कि इसमें उदार दिखता है इन अनुच्छेदों में। अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का, 49, 50 और 51। अगला जो देखते हैं, आगे जो देखते हैं हम लोग, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। मूल अधिकार कैसा नेचर है और नीति निर्देशक तत्व कैसा है। पहला कह रहा है मूल अधिकार में ए नकारात्मक है, यानी कि मूल अधिकार नकारात्मक है, जैसा कि राज्य का कुछ मसलों पर कार्य करने का प्रतिबंधित करता है। यानी कि पहला कह रहा है कि ये नकारात्मक होता है, मूल अधिकार नकारात्मक है और कुछ मसलों पर जैसे राज्य कोई कार्य करना चाहता है तो उसे प्रतिबंधित करता है मूल अधिकार। ये पहला अंतर है, पहला अंतर बताया गया है मूल अधिकार और मूल अधिकार कह रहा है, मूल अधिकार के बारे में कह रहा है कि यह नकारात्मक है, जैसा कि राज्य कुछ मसलों पर कार्य करना चाहता है जिसे प्रतिबंधित करता है। ये मूल अधिकार में कह रहा है। अब नीति निर्देशक तत्व देखें क्या कहता है। नीति निर्देशक तत्व में कह रहा है कि ये सकारात्मक, नीति निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक है तथा राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। यानी कि कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो है सकारात्मक है तथा राज्य को कुछ मसलों कोई कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, नीति निर्देशक तत्व। जबकि मूल अधिकार में कह रहा है कि मूल अधिकार राज्य को कुछ मसलों पर प्रतिबंधित करता है। दूसरा कह रहा है कि ये न्यायोचित होते हैं, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यानी कि ये न्याय के लिए अगर इनका हनन होगा, मूल अधिकार के बारे में कह रहा है कि अगर मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए न्यायालय जाकर उसे लागू कराया जा सकता है। जबकि इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व में ये गैर न्यायोचित होते हैं, मतलब इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न न्यायालय में जाकर इसके खिलाफ कहा जा सकता है कि नहीं इसे लागू कराया जाए। ये नीति निर्देशक तत्व में कहा गया। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में इससे लागू नहीं कराया जा सकता, इसमें न्यायालय में इसके बारे में न्यायालय जा ही नहीं जा सकता। अब इसमें मूल अधिकार में कह रहा है तीसरा, इसका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। मूल अधिकार में कह रहा है कि मूल अधिकार का जो उद्देश्य होता है राज्य में लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था मतलब लोकतंत्र स्थापित करना जो है मूल अधिकार का कार्य होता है। अब नीति निर्देशक तत्व में देखिए तीसरा क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो होता है राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक का स्थापित करना, मतलब लोकतंत्र का स्थापना करना, समाज में सब बराबर हो, आर्थिक रूप से सब बराबर हो। ये नीति निर्देशक तत्व का कार्य है राज्य के लिए। का उद्देश्य जो है कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जबकि इसका होता है मूल अधिकार का मतलब होता है लोकतांत्रिक राजनीति का स्थापित करना, मतलब लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक रूप से लोकतंत्र स्थापित करने का कार्य मूल अधिकार करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब मूल अधिकार में चौथा देखते हैं, यह कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मतलब ये नैतिक मानता है, मतलब कि राज्य का अपना अधिकार है वो उसे लागू कराए और उसके लिए कुछ कार्य करे। ये नैतिक राज्य की अपनी जिम्मेदारी है, ये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य की जिम्मेदारी है नीति निर्देशक तत्व। अब पांचवा देखते हैं, व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, यानी व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये मूल अधिकार जो होते हैं। और इसमें कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व जो समुदाय के कल्याण मतलब एक समाज के पूरे कल्याण के लिए समाज के कल्याण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि समाजवादी एक तरह से समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। नीति निर्देशक तत्व में जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की मतलब कि और बढ़ रहे हैं, प्रोत्साहित किया जाता है नीति निर्देशक तत्व के द्वारा सबका कल्याण करने के लिए। और नीति निर्देशक तत्व में सबके कल्याण के लिए बात की जाती है, जबकि मूल अधिकार में व्यक्ति के कल्याण के लिए बात की जाती है, यानी व्यक्तिगत प्रोत्साहन दिया जाता है। अब छठवां कह रहा है मूल अधिकार में इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि मूल अधिकार को लागू कराने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती, ये खुद ही लागू हो जाते हैं। और नीति निर्देशक तत्व में कह रहा है इसे लागू रखने विधान की आवश्यकता होती है, ये स्वतः लागू नहीं होते। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी राज्य योजना बनाएगा तो उसे लागू कराने की जरूरत पड़ेगी राज्य में, ये
इसका मतलब यह है कि राज्य में कोई अगर कानून बनाया जा सकता है इसके तहत, या कोई योजना लाई जाती है, तो विधान का ये कार्य होता है कि उसे लागू कराए, जबकि ये मूल अधिकार स्वतः लागू होते हैं। सातवां कह रहा है कि न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि पर वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित, मतलब ये कह रहा है कि मूल अधिकार जो है कि न्यायालय की ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी का मूल अधिकार का हनन हो रहा है, या कोई ऐसा कानून बन रहा है जो संवैधानिक हो, जो जिससे मूल अधिकार का हनन हो, तो उसे वो निरस्त कर सकता है। और इसमें कह रहा है कि निधि निषेध तत्व का उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को न्यायालय में असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों के प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई नीति निदेशक तत्व का के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और न्यायालय जो है कि मूल अधिकार के आधार पर उसे निरस्त नहीं कर सकता। इसे इस तरह लागू कराया जा सकता है, इन नीति निदेशक तत्वों में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी बेहतरी के लिए यह कानून बनाया गया है नीति निदेशक तत्व के द्वारा, इसलिए इसे न्यायालय जो है कि खारिज नहीं कर सकता। ये लोग ने नीति निदेशक तत्व यानी संविधान का भाग 4 नीति निदेशक तत्व से संबंधित जितने अनुच्छेद थे सबको देख लिए, और इसके बारे में एक एक अनुच्छेद के बारे में पढ़ लिए, नीति निदेशक तत्व के बारे में समझ लिए, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में क्या अंतर है उसको भी पढ़ लिए। आगे हम लोग इससे संबंधित कल जो है कि MCQ क्वेश्चन करेंगे, और फिर एक बार उसे देखेंगे। नीति निदेशक तत्व से संबंधित हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, और उसे एक बार फिर नीति निदेशक तत्व को जो है कि क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विग स्टडी चैनल से जोड़िए, और इससे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कीजिए, और बेहतर तैयारी करके परीक्षा में जाइए और सफलता प्राप्त कीजिए। यही विग स्टडी चैनल का प्रयास है, इसलिए विग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विग स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए।